कहानी की शुरुआत में हमें लॉस एंजल्स के एक हवाई अड्डे पर फ्लाइट अटेंडेंट जेनी और पाउला अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो रही हैं। कैप्टन फॉरेस्ट और उनके सह पायलट विल्सी उनसे बात करते हैं और वे देखते हैं कि आज रात उनके पास बहुत से यात्री नहीं होंगे क्योंकि आंधी तूफान है। विल्सी भी कुछ दवा लेता है क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। फिर अटेंडेंट आज रात के यात्रियों से मिलते हैं। जॉर्ज एक किशोर है जो हमेशा अकेले उड़ान भरता है और उसे घुटन पसंद नहीं है। बेव अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आई है जिसे पार्किंसन की बीमारी है जो उसे हिलने डुलने या बोलने की अनुमति नहीं देती है। सेना की मेडिक शिलाह उड़ान भरने से घबरा रही है जबकि लुइस अपनी बिल्ली के साथ आराम कर रही है। नियाल और सुसान एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और वे काफी रोगाणु भयभीत हैं, इसलिए वे बैठने से पहले अपनी सीटें साफ करते हैं। जबकि हॉर्स्ट और निक्का उत्साहित विदेशी हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हेनरी हैमस्टर्स का एक पिंजरा लाया है और जब राल्फ उसे स्टोरेज बिन में रखने में मदद करने की कोशिश करता है तो उसे इस प्रक्रिया में काट लिया जाता है। पिंजरा फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए फ्लाइट अटेंडेंट हेनरी को इसे कार्गो होल्ड में भेजने के लिए मजबूर करते हैं। व्यवसायी प्रेस्टन छींकता रहता है, जाहिर तौर पर विल्सी जैसी ही बीमारी से पीड़ित है। जैसे ही विमान आखिरकार उड़ान भरता है, जेनी को नियाल को अपना फोन काटने के लिए याद दिलाना पड़ता है और जब वह मना करता है तो हेनरी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। दोनों आदमी गुस्सा हो जाते हैं और बहस करते हैं, इसलिए जेनी उन्हें यह याद दिलाकर अपनी सीटों पर वापस भेज देती है कि अगर वे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें उतरने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में हेनरी जेनी के साथ फ्लर्ट करता है, उसे अपनी पीएचडी के बारे में बताता है और समाज के शिष्टाचार की दयनीय स्थिति के बारे में टिप्पणी करता है। कुछ क्षण बाद हेनरी समाचार देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि रोग नियंत्रण केंद्र या सीडीसी ने लॉस एंजल्स में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर लिया है। इस बीच राल्फ की तबीयत ठीक नहीं है और वह अपने अंगूठे पर लगे घाव को देखते हुए पानी मांगता है। जेनी देखती है कि वह अजीब मुद्रा में बैठा है और जब वह उसे देखती है तो वह अचानक उसके ऊपर उल्टी कर देता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वह उतरने की मांग कर रहा है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी ने भी बिल्ली को इधर उधर छिपते हुए और फर्श से उल्टी खाते हुए नहीं देखा। जेनी उस आदमी को पाउला के पास छोड़ देती है और उसके शरीर से उल्टी साफ करने जाती है, लेकिन उसी समय राल्फ गलियारे से भागता है और उसे नीचे धकेल देता है। वह कॉकपिट के दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और विमान को रुकने के लिए कहता है, इसीलिए विल्सी प्रोटोकॉल का पालन करता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि फॉरेस्ट ग्राउंड कंट्रोल को स्थिति के बारे में चेतावनी देता है। हेनरी राल्फ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह आसानी से पराजित हो जाता है और जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर प्रेस्टन, जॉर्ज, पाउला और शिलाह हेनरी के साथ मिलकर राल्फ को पकड़ते हैं और अंततः उसे बेहोश कर देते हैं। प्लास्टिक की पट्टियों का उपयोग करके वे उसकी कलाइयों को बांध देते हैं। इसके बाद शिलाह जांच करती है कि कोई घायल तो नहीं हुआ है, जबकि जेनी अकेले में घबरा जाती है और पाउला को बताती है कि कैसे वह आपातकाल में उपयोगी साबित नहीं हो सकी। उस समय फॉरेस्ट घोषणा करता है कि उसे उतरने का आदेश दिया गया है और सभी को अपनी सीटों पर भेज देता है। विमान नीचे जाते समय बहुत हिलता है और अटेंडेंट सभी को अपना सिर नीचे रखने की शिक्षा देते हैं। राल्फ का शरीर फिसलता रहता है और उसके सिर से टकराता रहता है, इसलिए जेनी और पाउला को उसे सीट पर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब पॉल सीट बेल्ट से संघर्ष करता है, राल्फ लाल आंखों के साथ उठता है और उसकी नाक काटता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। फिर राल्फ पागल हो जाता है और एक बार फिर यात्रियों को उसे बाथरूम में धकेलने के लिए टीम बनानी पड़ती है, उसे बंद करना पड़ता है। जैसे ही विमान आखिरकार उतरता है, शिलाह आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट का उपयोग करके पॉल को कुछ दवा देती है जो उसे सदमे में जाने से बचाएगी और उसके चेहरे पर एक स्कार्फ बांधती है, लेकिन उसका बहुत खून बह रहा होता है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फॉरेस्ट निराश है क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है, भले ही उन्हें आपातकाल के बारे में पता हो, और वह बिना बताए गए गेट को चुनकर नियमों को तोड़ने का फैसला करता है। फॉरेस्ट और विल्सी विमान के बाथरूम का दरवाजा बंद रखते हैं, जबकि बेव और किंगस्टन को छोड़कर बाकी सभी लोग विमान से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें चलने में मदद की जरूरत है। एड समूह को गेट के दूसरे छोर पर ले जाता है, लेकिन दरवाजा बंद है और रेडियो पर कोई भी उसके अनुरोध का जवाब नहीं देता है। उनके पास हवाई अड्डे के स्टेजिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कर्मचारी प्रवेश द्वार के माध्यम से एड का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समूह सीढ़ियों से जाता है और एड अन्य दरवाजों तक पहुंचता है, हालांकि वह यह देखकर चौंक जाता है कि वे सभी बंद हैं, जो कभी नहीं होता है। जब वह पावर बॉक्स की जांच करता है तो वह पुष्टि करता है कि वे लॉकडाउन में हैं
और वे जो कुछ भी करते हैं वह सुरक्षा कैमरों पर देखा जाएगा, जो अभी भी सक्रिय हैं। क्या करना है इस पर बहस शुरू होती है, लेकिन अचानक सायरन की आवाज से यह बाधित हो जाता है। एक आवाज ये घोषणा करती है कि समूह को अलग थलग कर दिया गया है और उन्हें मदद आने तक इंतजार करना होगा। यात्री अपने अपने परिवारों को फोन करके बताते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद वे एक साथ मिलकर चिल्लाने लगते हैं। जेनी उसे एयरलाइन के निर्णयों का प्रतिनिधित्व करती हुई देखती है। जेनी खुद का बचाव करना नहीं जानती, लेकिन शुक्र है कि शिलाह चिल्लाने वालों को बीच में रोककर बताती है कि उसके सामान में एक मेडिकल किट है जो पाओला को कुछ और घंटे जीवित रहने में मदद कर सकती है। जेनी एड और कुछ यात्रियों को शिलाह का सामान ढूंढने के लिए अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसी समय बिजली चली जाती है। एड अपनी टॉर्च से उनका मार्गदर्शन करता है और जब वे विमान में वापस आते हैं तो पाते हैं कि विल्सी और फॉरेस्ट चले गए हैं। जेनी बाथरूम खोलती है और हर जगह खून देखकर भयभीत हो जाती है। प्रेस्टन अपना लैपटॉप लेने के लिए आगे बढ़ता है और किंगस्टन से टकराता है, जो अकेला बैठा है। उसकी पत्नी चली गई है और जब बाकी लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ, इस बीच एड फर्श पर बिछे कालीन को काटता है और एक हैच तक पहुंचता है जो उन्हें सीधे बैगेज होल्ड में ले जाता है। जेनी शिलाह की मेडिकल किट के लिए हाथ बढ़ाती है, जबकि नियाल अपने सूटकेस से बंदूक निकालता है। एड तब घबरा जाता है जब एक कृंतक उसके पैरों के पास से चलता है और उसे डराता है और कहता है कि यह एक चूहा है, लेकिन हेनरी को लगता है कि यह उसका हमसफर है क्योंकि उसे टूटा हुआ पिंजरा मिल गया है। जैसे ही जेनी होल्ड से बाहर निकलती है, वह चारों ओर देखती है और प्रेस्टन के लैपटॉप को खून से लथपथ देखती है। गलियारे के अंत में विल्सी अपने चारों पैरों पर दौड़ रहा है, गुर्रा रहा है और खून से लथपथ भी है। अचानक एक संक्रमित फॉरेस्ट जेनी के पीछे दिखाई देता है और उस पर हमला करता है। लोग तुरंत मदद के लिए बाहर आते हैं, लेकिन घूंसे कुछ नहीं करते, इसलिए नियाल उसे गोली मार देता है और फॉरेस्ट का कुछ खून उसके चेहरे पर गिरता है। इसके बाद समूह विमान से उतर जाता है और गेट कॉरिडोर में वे किंगस्टन को व्हील चेयर से गिरा हुआ पाते हैं और बेहोश प्रेस्टन को गर्दन के पीछे काट लिया गया है। पास में जेनी बेव को रोते हुए और मदद की भीख मांगते हुए पाती है, लेकिन वह अचानक बदल जाती है और हमला भी करती है। सौभाग्य से जेनी उससे आगे निकल जाती है और लोग उसे बाहर बंद करने के लिए दरवाजा धक्का देते हैं। समूह दूसरों के पास वापस जाता है और शिला पाओला की देखभाल करने की पूरी कोशिश करती है। सुसान नियाल के चेहरे से खून साफ करती है, फिर भी वे एक दूसरे को चूमते हैं। हेनरी और एड ने बेव को बाहर रखने के लिए दरवाजे के सामने फर्नीचर रख दिया और जेनी ने चारों ओर देखा। फर्श पर खून की बूंदें देखी और चिंता करने लगी कि वे कहां से आए। अंत में गुस्से में आकर जेनी सभी को चुप रहने के लिए कहती है और नेतृत्व संभाल लेती है क्योंकि कप्तान मर चुका है। शिलाह बताती है कि यह कोई झात बीमारी नहीं है और जेनी को समाचार में दिखाई गई इमारत याद है जिसे भी संरोधित किया गया था। किंगस्टन ने पास में बहुत लाल आंखों वाले एक चूहे को देखा, लेकिन वह मुश्किल से गुनगुना पा रहा था, इसलिए उसे सुना नहीं जा सका। चूहा उसके सिर पर गिरता है और जॉर्ज के उसे गिराने से पहले उसे काटने में कामयाब हो जाता है। जब लोग बाल्टी में चूहे को पकड़ते हैं, शिलाह घाव का इलाज करती है। फिर समूह जॉर्ज और पाओला को एक टोकरे में बंद करने के लिए सहमत होता है अगर वे भी बदल जाते हैं। फिर एड चूहे को पकड़ने के लिए दस्ताने का उपयोग करता है और देखता है कि उसके पैर पर एक टैग है, जिसका अर्थ है कि यह एक प्रयोगशाला से भाग गया है। जॉर्ज कहता है कि हेनरी इसे लाया और हैमस्टर के बारे में झूठ बोला क्योंकि उसे यकीन है कि उसने पहले पिंजरे में लंबी पूंछ देखी थी। जब हेनरी ने इनकार किया तो जेनी उसे सच्चाई की मांग करने के लिए एक तरफ ले गई और हेनरी ने कसम खाई कि उसने ऐसा नहीं किया, ये बताते हुए कि लैब के चूहे सुरक्षा जांच से नहीं गुजर सकते थे। जब वे सांत्वना के लिए एक दूसरे को गले लगाते हैं, अचानक राल्फ बाहर आता है और हेनरी के उसे रोकने के प्रयासों को अनदेखा करते हुए जेनी पर कूद जाता है। अन्य लोग चीखने की आवाज सुनते हैं और मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अपनी ताकत को मिलाकर राल्फ का नली से गला घोंट देते हैं। उस समय एड को रेडियो पर एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि सीडीसी आखिरकार वहां पहुंच गया है। समूह दरवाजे पर इकट्ठा होता है, लेकिन 4 अधिकारी उन्हें बाहर जाने देने के बजाय अंदर आ जाते हैं। वे समूह को बंदूक की नोक पर रखते हैं और चूहे और नियाल के हथियार लेते हैं। फिर वे पाओला और किंगस्टन के पास इंजेक्शन देने जाते हैं। समूह स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन अधिकारी केवल यह कहते हैं कि यह प्रोटोकॉल है। अधिकारी फिर दूसरों से भी इंजेक्शन के लिए सहमत होने की मांग करते हैं। हर कोई हिचकिचा रहा है, इसलिए लुस पहले स्वयं सेवा करती है, लेकिन उसे इंजेक्शन दिए जाने से पहले उसकी बिल्ली उसकी गर्दन काट लेती है और भाग जाती है, जबकि एक अधिकारी गोली चलाता है और हर गोली चूक जाती है। किंगस्टन आखिरकार रूप बदल लेता है और उस आदमी पर कूद पड़ता है और उसे काटता है। अन्य अधिकारी किंगस्टन को गोली मार देते हैं और अपने साथी को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद पाते हैं। वे उसे खोलने के लिए उस पर गोली चलाते हैं और बाहर भागते हैं,
इसलिए हॉर्स्ट मौका पाकर उनका पीछा करता है। पुलिस उन्हें देखते ही गोली चलाती है और एक एजेंट को छोड़कर सभी को मार देती है, जिसे केवल पैर में गोली लगती है। समूह दरवाजा बंद करने से पहले जीवित एजेंट को अंदर खींचता है। सुसान तब रुकती है जब वह देखती है कि नियाल के मुंह से झाग निकल रहा है, इसलिए अन्य लोगों को उसे अंदर खींचना पड़ता है और वे समझाते हैं कि वह भी संक्रमित है। कंटेनर बंद करने के बाद शिलाह बताती है कि प्रत्येक इंजेक्शन का रंग अलग था, इसलिए हर किसी को अलग अलग इंजेक्शन लग रहे थे, चीज और सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं। हेनरी ने खुलासा किया कि उसने एक बंदूक उठाई और अधिकारी को वह कबूल करने के लिए मजबूर किया जो वह जानता था। ये पता चला कि वह सीडीसी के साथ नहीं है, वह वास्तव में सीबीडीटी या केमिकल बायोलॉजिकल डोमेस्टिक टेररिज्म संगठन के साथ है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करता है। उनकी एक यूनिट कुछ घंटे पहले एलए के उस अपार्टमेंट में गई थी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। अटारी में उन्हें एक पंथ द्वारा बनाई गई जैव आतंक प्रयोगशाला मिली। उन्होंने एक उत्तरजीवी के आधार पर एक इलाज विकसित करने की कोशिश की, लेकिन इससे यह और भी बदतर हो गया, जिसका अर्थ था कि यह समूह अगला मानव परीक्षण होने जा रहा था। चूहों में बीमारी की पुष्टि होने के बाद अधिकारी हेनरी से बंदूक ले लेता है और खुद को हटा देता है। निक्का का ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि एड को याद है कि यह टर्मिनल अक्सर एक पुरानी जल निकासी सुरंग के कारण भर जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर वे इसे पा लेते हैं तो वे इससे बच सकते हैं। अचानक विल्सी कंटेनर के ऊपर एक खुले स्थान पर प्रकट होता है और एड का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए हेनरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई गोली नहीं है। एड जॉर्ज से एक बटन दबाने के लिए कहता है, जो कंटेनर को ऊपर उठाता है और विल्सी को एक बीम से कुचल देता है। इसके बाद समूह कंटेनर छोड़ देता है और एड उन्हें क्षेत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जबकि जेनी नोटिस करती है कि हेनरी गायब है। निक्का पीछे चलती है और अचानक कुछ उसे दूसरों से दूर खींच लेता है, इसलिए समूह भागने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। गुप्त रूप से हेनरी एक अन्य बंदूक के साथ एक बैग तक पहुंच रहा है। जैसे ही समूह भागता है, जेनी ठोकर खाती है और पावला को ढूंढती है, जो भी रूपांतरित हो गई है। फिर समूह एक कार्यालय में पहुंचता है, जहां वे टर्मिनल ब्लूप्रिंट की तलाश करते हैं, जो उन्हें दीवार के पार जल निकासी सुरंग खोजने का रास्ता दिखाता है। इस बीच जॉर्ज ने खुलासा किया कि उसने हेनरी का बैग चुराया था और उसके अंदर उसे प्रयोगशाला प्रयोगों को रिकॉर्ड करने वाले संदिग्ध दस्तावेज मिले। एक रहस्यमय बॉक्स का तो जिक्र ही नहीं। उस समय सुसान और नियाल उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी वापस आ जाता है और समय रहते उन दोनों को गोली मार देता है। एड ने देखा कि हेनरी को काट लिया गया था और जॉर्ज ने मौके का फायदा उठाकर बॉक्स खोला, जिसमें दवाइयों का एक गुच्छा और एक सिरिंज निकली। हेनरी ने आखिरकार स्वीकार किया कि वह चूहों को लाया था और बताया कि वह अधिकारी द्वारा बताए गए पंथ का हिस्सा है। उनका लक्ष्य ग्रह को मनुष्यों से मुक्त करना है, जो हर दिन अधिक हिंसक और विनाशकारी होते जा रहे हैं। हेनरी ने जेनी को मारने की धमकी दी। अगर जॉर्ज ने मारक दवा नहीं दी तो एड उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ा, लेकिन उसे गोली मार दी गई। बाकी लोग अब डर जाते हैं और हेनरी को मारक दवा दे देते हैं, जिसे वह अपने घाव से निकले खून में मिलाता है और अपनी आंख में इंजेक्ट करता है और समझाता है कि उसके समूह के कई संगठनों में अनुयायी हैं और इसी तरह उसने चूहों को सुरक्षा से गुजरने दिया। अब हेनरी जाने के लिए तैयार है और जॉर्ज को बंधक बनाकर लाना चाहता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसे नीचे गिरा देता है और बच्चे और ब्लूप्रिंट के साथ भाग जाता है। जेनी को बहुत चक्कर आ रहा है, इसलिए शिलाह पहले बाहर जाती है। कुछ मिनट बाद जेनी भी बाहर आती है और उसे संक्रमित प्रेस्टन मिल जाता है। पीछा शुरू होता है और प्रेस्टन उसे लगभग पकड़ लेता है, इसलिए जेनी को उसे लात मारकर उतारना पड़ता है। फिर वह उसे एक मशीन में फंसाती है और हैच ढक्कन से उसके सिर पर तब तक वार करती है जब तक वह मर नहीं जाता। इसके बाद वह जॉर्ज की तलाश जारी रखती है और उसे एक अलग रास्ता अपनाना पड़ता है जब वह पास में एक रूपांतरित निक्का को खड़ा देखती है। दूसरे कमरे में जाते हुए वह शिला से टकराती है, जिसने अधिकारी के थर्मल गॉगल्स वापस ले लिए हैं। वह उन्हें जेनी पर डालती है और बताती है कि उसे काट लिया गया है, इसीलिए वह जेनी से जॉर्ज के पीछे जाने के लिए कहती है, जबकि वह उसे कुछ समय देती है। शिला मुख्य कमरे में वापस जाती है और बाकी संक्रमित लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से बोलती है, जो तुरंत उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। जेनी दीवार में एक छेद पाती है, जिसे हेनरी ने सुरंग के पीछे जाने के लिए खोला था, और जब वह अंदर जाने वाली होती है तो उसे लुईस पकड़ लेती है। रिंच का उपयोग करके वह लुईस को तब तक मारती है जब तक वह उसे नीचे नहीं गिरा देती। फिर जेनी दीवारों के बीच के हिस्से से गुजरती है और देखती है कि गॉगल्स की वजह से जमीन पर खून की बूंदें गिर रही हैं। जब वह कुछ जानवरों को देखती है तो वह डर जाती है, लेकिन वे सिर्फ चूहे होते हैं, लैब के चूहे नहीं। खून के निशान का पीछा करते हुए जेनी को ब्लूप्रिंट और हेनरी की शर्ट एक सीढ़ी के बगल में मिलती है, जो ड्रेनेज सुरंग में जाती है। वह नीचे देखती है और जॉर्ज को ढूंढती है।
जो बताता है कि मार्क ने काम नहीं किया और हेनरी भी बदल गया है। जॉर्ज की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए जेनी नीचे जाती है और अपने चश्मे पर कुछ खून गिरता हुआ देखती है। अचानक हेनरी प्रकट होता है और उस पर हमला करता है, जिससे वह चश्मा गिरा देती है, इससे पहले कि वह उसे इधर उधर फेंकना शुरू करे। जबकि जेनी उसे वापस पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, जॉर्ज चश्मा लगाता है और बंदूक पकड़ता है, हेनरी को गोली मारता है। अब मुक्त जेनी चश्मा वापस लेती है और सिर पर वार करके हेनरी को खत्म करने के लिए रिंच का उपयोग करती है। उस पल हैच के नीचे बड़ी लपटें दिखाई देती हैं, जिसका अर्थ है कि बाहर की टीमें टर्मिनल को जला रही हैं। दुर्भाग्य से निकास अवरुद्ध है, लेकिन जेनी को एक सामान मिल जाता है। सुरंग में घुसकर ढक्कन को लात मारकर गिरा देता है। जॉर्ज वहां जाने से बहुत डरता है, इसलिए जेनी उसे चश्मा देती है और सुरक्षा के लिए उसे पहले जाने देती है। जैसे ही वे बाहर विस्फोटों की आवाज सुनते हैं, दोनों जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। हालांकि जल्द ही जेनी थकने लगती है और उसे पता चलता है कि वह संक्रमित है। जॉर्ज पलटता है और उसे उल्टी करते हुए देखता है, फिर भी वह उसके बिना जाने से इनकार कर देता है। जेनी सिर्फ उसके लिए उसका पीछा करने के लिए सहमत हो जाती है। अंततः वे निकास द्वार ढूंढ लेते हैं, जो सलाखों से अवरुद्ध है। जॉर्ज किसी तरह उनमें से गुजरने में कामयाब हो जाता है और जब वह फिर से मुड़ता है तो रूपांतरित जेनी सलाखों के बीच से उस पर हमला करने के लिए पहुंचती है। शुक्र है कि वह अंदर आने के लिए बहुत बड़ी है और जॉर्ज अपनी जैकेट उतारकर आजाद हो जाता है। बाद में जॉर्ज आखिरकार हवाई अड्डे से भागने में सफल हो जाता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त